Welcome back students in our online classes. I am your business teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. हमारा जो थर्ड चैप्टर था बच्चों बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस इन्वायरमेंट राइट, तो उसके दो टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस नहीं हुए थे। पहला जिसमें था इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिफॉर्म की गई थी 1991 में, एंड द सेकंड टॉपिक वाज डीमोनेटाइजेशन जो डिस्कशन नहीं हुआ है, जिस पर हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से वो है इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी उसका क्या इम्पैक्ट था, क्या रीज़न था उसको फॉर्मुलेट करने का, किस पर्पस से बनाई गई थी और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे, यानी कि कितने उसके पॉइंट्स थे, यानी कि क्या क्या उसमें हमने इंक्लूड किया था जिस टाइम वो इकोनॉमी रिफॉर्म पॉलिसी रिफॉर्म हो रही थी। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले मैं डिस्कस करूंगी कि कुछ बैकग्राउंड हम पॉलिसी का देखते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी इंडिया को ऐसी, क्या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आई थिंक 1947 जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इट वाज एट इट वेरी पुअर कंडीशन, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, जो आर्थिक स्थिति जिसे हम बोलेंगे वो क्या थी, बहुत पुअर थी, यानी कि इंडिया की मार्केट, इंडिया का इकोनॉमी रेट या ग्रोथ रेट जो था वो डाउनफॉल पर था एक तरीके से कहेंगे। तो तब जाकर ज़रूरत पड़ी कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, उनको उनमें चेंजेस लाए जाएं और कुछ न्यू कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाए ताकि इंडिया अपना एक बेटर प्लेस स्टैंड कर सके, एक बेटर प्लेस पर, एक ग्रोथ को टच करे इंडिया। तो उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बनाया गया था ना। इसके कुछ रीजंस थे कि क्यों बनाई गई थी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्यों फॉर्मुलेट की गई थी। पहला रीज़न था कि हमारा जो बीओपी था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम बोलते हैं, जो विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो उसमें डेफिसिट आ रहा था। अब डेफिसिट कैसे आता है बीओपी में, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ये कि जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, अगर हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि वो डेफिशिट हो जाएगा। जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया की करेंसी जो है कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यानी कि हम फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, तब एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व आएगा, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी आएगी। तो पहला था कि इंडिया का जो बीओपी है वो डेफिशिट हो रहा था। दूसरा हमारा पॉइंट इसमें देखिए ये आएगा, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि इंडिया जो बाहर जो और कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है, ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से करेंसी हमारे पास आएगी इंडिया के पास, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लो था, तो इंडिया को ज़रूरत पड़ी इकोनॉमी रिफॉर्म्स करने की, कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करने की, सो दैट इंडिया कैन बिकम मोर डेवलप। ठीक है, उस टाइम पर जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो इट वाज वेरी पुअर, तो उसको बेटर करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए, रेस करने के लिए इंडिया का स्टैंडर्ड, हमें क्या करना पड़ा, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन्फ्लेशन। महंगाई उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि वस्तुओं का जो था जैसे जब हम बोलते हैं ग्रहण करते, जो वस्तु जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, उन पे रेट हाई हो रखे थे। इन्फ्लेशन जो एक टर्म है ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट था रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्रीज। उस टाइम पर कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज का जो होल्ड था वो किसका था, उस पर प्राइवेट सेक्टर पर नहीं था, पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करता था। और पब्लिक सेक्टर की जितनी भी आप बोलेंगे परफॉर्मेंस थी वो एफिशिएंट नहीं थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर से शिफ्ट किया गया प्राइवेट सेक्टर की ओर, यानी कि कुछ जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन पर गवर्नमेंट का होल्ड था कि कोई भी प्राइवेट उसको नहीं खोल सकता, उस इंडस्ट्री को सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जो ये रेस्ट्रिक्शंस था वो क्या कर रहा था, एक हिंड्रेंस था इंडिया के डेवलपमेंट में, एक रुकावट पैदा कर रहा था। तो कुछ आई थिंक 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के फिर जितना भी रेस्ट्रिक्शन थे, जितने इंडस्ट्रीज़ पे थे वो सारे रिमूव कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। तो ये ज़रूरत कुछ ऐसी
ये रीजंस थे जिनकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म में इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 जो आई थी उसको अपनाना पड़ा। नाउ अब इसके 3 कंपोनेंट्स थे, मेजर कंपोनेंट जो इंट्रोड्यूस किए गए थे एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नंबर 1 you can see liberalization. What do you mean by liberalization? Again, you can see that liberalization refers to end of license, quota and many more restrictions and controls which were put on industries before 1991. Indian companies got liberalization in the following way. क्या हुआ लिबरलाइजेशन का मीनिंग कि जो लाइसेंस था, यानी कि कुछ अगर प्रोडक्शन करना पड़ता था तो पहले उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो इंडस्ट्री खोलना चाह रहा है उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, अदरवाइज गवर्नमेंट की बिना परमिशन के या लाइसेंस के वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन 1991 की जब पॉलिसी आई और लिबरलाइजेशन को इंक्लूड, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, किसी भी डिसीजन में या किसी भी एक्टिविटी को लिबरलाइज करना, यानी कि उसको फ्लेक्सिबल बनाना और उसमें चेंजेस इंक्लूड करना अकॉर्डिंग टू द नीड। तो उस टाइम नीड क्या थी कि इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए, रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाएं, किस पर, जो इंडस्ट्रीज थी जिनको जो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे कुछ प्रोडक्ट, तो कुछ 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ के सबको लिबरलाइज कर दिया गया था, यानी कि तब गवर्नमेंट की परमिशन की या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। वो कुछ भी पर्टिकुलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, मोटर बाइक्स हैं, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए फिर कोई आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी तब। तो इसमें फॉलोइंग वेज में क्या किया गया, इंडिया को लिबरलाइज किया गया उसकी इंडस्ट्रीज को। एबोलिशन ऑफ लाइसेंस, जैसे मैंने बताया, एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ 6 प्रोडक्ट को छोड़कर, जैसे कि अल्कोहलिक हो गए या आर्म्स एंड डिफेंस, जैसे कि हमारे गन्स वगैरह बनती हैं और उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और भी कुछ हैं जो आप 4-5 कंपोनेंट्स जो पढ़ेंगे आप उसमें इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पहले क्या था, अगर हमें बिजनेस बनाना पड़ रहा था तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। नाउ देयर वर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मीन्स एक बिजनेस एक्टिविटीज़ को, यानी कि अपने बिजनेस को अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एंड अगर हम अपने बिजनेस को लिमिट कर रहे हैं, पार्टनरशिप अगर हमने 50 लोगों में किया, हम चाह रहे हैं 20 लोगों में पार्टनरशिप हो जाए, तो हम लिमिट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को। तो वहाँ क्या था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। इकोनॉमी पे जो अननेसेसरी कंट्रोल था, जो इंडिया को बाधा, इंडिया की डेवलपमेंट में बाधा बन रहे थे, हिंड्रेंस हो रही थी, किस चीज़ की, जो एक्स्ट्रा कंट्रोल था गवर्नमेंट का, या कोई एक्स्ट्रा टैक्स रेट था, या सपोज यू कैन से जब कुछ हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे तो एक अलग तरह का टैक्स पे करना पड़ता था, तो उस टैक्स को हटाया गया सो दैट इंडिया कैन फ्रीली ट्रेड विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ज़्यादा हैवी ड्यूटी हुआ करती थी, उसको क्या किया गया, लिबरलाइज किया गया और उस पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया सो दैट इंडिया कैन डेवलप एट इट्स हाइट। ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो इंडिया ने क्या किया कि वो चाह रहे थे कि बाहर के जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इंडिया में आएँ और इंडिया को क्या करें, वहाँ पर अपनी कंपनीज एक्सपेंड करें, अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, सो दैट मोर नंबर ऑफ कंपनीज कैन बी स्टार्टेड एंड इंडिया कैन रीच टूवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट। तो अपने वो तरक्की की ओर पहुँचे, तो उसके लिए उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो था क्या क्या इन्वाइट किया। फॉरेनर्स क्या कर सकते थे, यहाँ आकर अपनी कंपनीज को क्या कर सकते थे, इस्टेब्लिश कर सकते थे और बिजनेस को एनहांस कर सकते थे, यानी कि उसको बढ़ावा दे सकते थे फॉरेन बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट है ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इंडिया। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का यानी कि फ्री मूवमेंट हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट तय करती थी कि उसको कितना प्राइस रखना है बहुत से प्रोडक्ट्स पे, लेकिन अब वो क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। जो इंडस्ट्री खोल रहा है वो अपना प्राइस जो है वो शिफ्ट कर सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन विद सम जैसे बोलेंगे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ये भी नहीं है कि हम मनमर्जी चलेगी, मोनोपोली चलेगी कि आप 50 रुपये की चीज़ को 5,000 में बेचोगे तो वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन विद इन सम रिस्ट्रिक्शंस कंपनी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अपनी प्रोडक्ट का क्या कर सकते थे,
प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो 1991 में फॉर्मुलेट की गई थी, उसके बिहाफ पर ये सब पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है प्राइवेटाइजेशन। इसका क्या मीनिंग है, सी privatization refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector. To execute policy of privatization, government took the following steps. Privatization मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर से शिफ्ट करके प्राइवेट सेक्टर को दे देना, यानी कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रेगुलेशन रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट ही क्या करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसका फुल कंट्रोल होता है। लेकिन जब प्राइवेटाइज हो जाती है कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री, तो उस पर क्या होता है, जो प्राइवेट ओनर होते हैं उनका जो रेगुलेशन है, कंट्रोल टोटली कौन होता है, कौन करता है, जो प्राइवेट ओनर है वही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, ये तो हो गया। सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, सेटिंग, ये एक BIFR जो बोर्ड है, ये क्या किया गया, सेट किया गया, जो इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज को और जो इंडिया की फाइनेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। इट इज वॉज सेटअप टू रिवाइव और क्लोज सिक यूनिट्स, जितनी भी ऐसी यूनिट्स थी जो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी मार्केट में, उसको क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया, सो दैट इंडिया और आगे लॉस को सफ़र ना कर सके। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 50%, 51% शेयर्स, देन इट रिजल्ट इन ट्रांसफर टू ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट ओनरशिप है वो 51% से ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का शेयर 51% से ज़्यादा है, तो उसको राइट था कि वो उस पब्लिक सेक्टर से उसको शिफ्ट कर सके प्राइवेट सेक्टर में। तो ये इस तरह से प्राइवेटाइज किया गया जो इंडस्ट्रीज थी, सो दैट गवर्नमेंट कम रेगुलेट कर सके और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन से, वो आगे आ सकें और इंडिया की इकनॉमी को सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमेबल आइटम्स एंड आइटम्स विच कैन बी एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ग्लोबलाइजेशन। इन इस इकोनॉमिक पॉलिसी का थर्ड कंपोनेंट था ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, कोई भी ये चाहता है कि हमें नेशनल लेवल पर कोई रिकॉग्नाइज करे, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी इंडिविजुअल भी ये चाहेगा कि उसको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इंडिया की इकनॉमी को वर्ल्ड की इकनॉमी से इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। तो इंडिया की जो मार्केट है उसको सिर्फ न कि एक कंट्री में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को मार्केट को कनेक्ट कर सके हम दूसरे कंट्रीज से। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। पहले क्या करते थे कि नहीं, जो इंडिया में बन रहा है हम वही यूज़ करेंगे और इम्पोर्ट को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद क्या किया गया, गवर्नमेंट रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शन। जो इम्पोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन थे, जो दूसरी कंट्री से हम सामान खरीदते हैं उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, उसके जो रेस्ट्रिक्शन थे उनको क्या किया गया, रिमूव किया गया। नेक्स्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह क्या बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी कि अब वो मैनेज करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसमें जो फॉरेन एक्सचेंज हमने अभी पीछे डिस्कस किया क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो टैरिफ यानी कि जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो हैवी चार्जेस होते हैं, उनको रैशनलाइज किया गया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कमोडिटी विच वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखिए, इंडिया में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। इसका यही मीडियम था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो हमें फिर प्रॉफिट क्या बचेगा। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी सामान 10,000 रुपये का या 10 लाख रुपए का, अगर उस पर 6 लाख की एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं तो 4 लाख में हमें क्या बेनिफिट होगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को क्या किया गया, जो उसके चार्जेस थे एक्सपोर्ट ड्यूटी के, वो रिडक्शन किया गया, रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ड्यूटी को भी क्या किया गया, रिडक्शन किया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया गया।
एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो बैरियर। पहले क्या था, फिजिकल बाउंड्रीज थी और कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, जैसे कि हमारे क्लैशेस अगर हो जाता है किसी भी कंट्री से तो वहाँ पर उसके ट्रेड पे असर ना पड़े, उसके लिए क्या किया गया, ये ग्लोबलाइजेशन की हेल्प ली गई। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें 3 मेजर हमने फैक्टर्स पढ़े, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड LPG। तो इसको हम कह देंगे कि एक तरह से एसेंस हमने पढ़ा इकोनॉमिक पॉलिसी का, जैसे दैट इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, क्या इसका असर पड़ा। तो पहला क्या हुआ, इंक्रीजिंग कंपटीशन। आफ्टर द न्यू पॉलिसी इंडियन कंपनीज, उनको बहुत सारी कंपटीशन जो था फेस करना पड़ा, जैसे कि अब बाहर हमने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज को इनवाइट किया, यानी कि फॉरेन रिजर्व को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेनर्स थे हमारे यहाँ जब आके इन्वेस्ट करने लगे, तो जाहिर सी बात है जो इंडिया में एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनको थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना पड़ा। एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट सर्वाइव एंड फेस द कंपटीशन, क्योंकि उनके मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा जो वो थे वो सर्वाइव ज़्यादा कर पा रहे थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देवर फ्यू इंडस्ट्रीज, लेकिन कुछ पहले कम इंडस्ट्रीज थी तो कम डिमांड्स थी। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो कस्टमर्स थे वो मोर डिमांडिंग हो गए, उनको नए नए प्रोडक्ट्स दिखने लगे, तो उनकी डिमांड्स भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होती गई। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, रैपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है जब हम कोई बाहर की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे या बाहर का इन्वेस्टमेंट अडॉप्ट करेंगे, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ आकर अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। तो एक चेंज आया सडनली, यानी कि रैपिड चेंज आया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन स्टार्टेड, एंड टू स्टैंड दिस ग्लोबल कॉम्पिटिशन द कंपनीज नीड टू अडॉप्ट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने वो क्या करा, इम्पोर्ट करी, क्योंकि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, हमें बाहर से डील करना है, ग्लोबलाइज करना है अपनी मार्केट को, तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, नेसेसिटी फॉर चेंज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, उससे क्या इफेक्ट हुआ कि हमें अपने यहाँ जो हमारे वर्कर्स थे हमें उनको अपग्रेड करना पड़ा, उनको हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो होती है, जैसे कि रिसोर्सेज और सारी होती हैं हमारी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, ऐसे हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उनको हमें अपग्रेड करना पड़ा, उनकी ट्रेनिंग करना पड़ी, सो दैट वो जो कंपटीशन है, जो न्यू एक एरा स्टार्ट हुआ था, उससे कोप अप करने के लिए उनको अपग्रेड करना, उनको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स आर फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट। सिर्फ क्या था पहले, जब पॉलिसी आई थी उससे पहले क्या था, सेलिंग कॉन्सेप्ट था कि हमें बस सेल करना है, प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन गो टू मार्केट, बट नाउ कंपनीज फॉलोइंग मार्केट कॉन्सेप्ट। फिर क्या था, जब पॉलिसी आई तो हमें एक स्ट्रक्चर मिला, यानी कि पहले हम प्लान करते थे, उसको फिर एग्जीक्यूट करते थे, देखते थे, सर्वे होने लगे, रिसर्चेज होने लगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ा। सिर्फ हमारा पर्पस सेलिंग का नहीं था, ये भी था कि हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपेस्ट रेट, यानी कि एक बियरेबल रेट पर हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना था। तो ओवरऑल सिर्फ हमारा सेलिंग ही कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट का रेट और प्रोडक्ट का सर्वाइवल, मार्केट में कितना वो प्रोडक्ट रह पाएगा, कितना एग्जिस्ट कर पाएगा मार्केट में, ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, स्टडी होने लगी आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। The Indian businessman was facing global competition. The new trade policy made the external trade very liberal. क्या हुआ, एक्सपोर्ट अ मैटर, यानी कि जब सर्वाइवल, यानी कि हमें जब एक्सपोर्ट करना है तो हमें मार्केट में सर्वाइव ही करना पड़ेगा, इंडिया की भी एज वेल एज जो हमारी बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट था, जो पॉलिसीज़ का जो हमारी जितनी भी है LPG, हमने ये एसेंस किया था पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी का, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े ये आपने आज स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, सो इसके रिलेटेड आपको नोट्स, वर्कशीट और PDF नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ रिवाइज द नोट्स प्रॉपरली। थैंक यू सो मच।